हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग अत लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और आप लोगों की ये 17वीं क्लास है। इससे पहले आप लोग 16 क्लासें देख चुके हैं। और देखिए, आप लोगों के मैथ और हिंदी की क्लास भी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, इस क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है पेंजिया किसे कहते हैं। तो देखो, पेंजिया की बात कर रहे हैं कि पेंजिया किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि भूस्खलन के कारण कह रहे हैं कि जो भूखंड निर्मित होता है उसे पेंजिया कहते हैं। ठीक है, भूस्खलन तो आप लोगों को बताया था, जैसे पहाड़ की चोटी या पहाड़ी से कोई मिट्टी, ठीक है, खिसक जाती है, नीचे आ जाती है ढलान पे, तो उसको क्या बोल जाता है, भूस्खलन। भूस्खलन मतलब, ठीक है, मिट्टी का खिसकना एक तरीके से। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। कह रहे कि भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है, ठीक है, भूखंड बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। कह रहे कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग आपकी 6371 किलोमीटर है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, और ये चीज़ आप लोग कई बार बता चुका हूँ, इस टाइप से डिवाइड होते हैं और ये आपको होता है 6371 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 6371 किलोमीटर दूरी होती है। और ये आपकी बता चुका हूँ, इसको आपका क्रेस्ट बोला जाता है, और ये मेंटल होती है, मेंटल, और ये वाली कोर होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो ये जो दूरी होती है पृथ्वी की सतह से लेकर यहाँ केंद्र तक की दूरी, ये होती है आपकी 6371 किलोमीटर। तो वही कह रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 6371 किलोमीटर होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेंटल क्या है। तो आप लोग ध्यान रखें, मेंटल पृथ्वी के अंदर की परत होती है। कह रहे हैं कि जो नीचे से कोर और ऊपर से क्रस्ट से घिरी होती है। चलो देखो, और कई बार आप लोग बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ आपका। जैसे ये 3 लेयर होती हैं, ठीक है, ऊपर वाली आपकी बोली जाती है क्रस्ट, ठीक है, ये वाली बोली जाती है मेंटल, और नीचे बोली जाती है कोर। ठीक है, तो क्या है कि पृथ्वी के अंदर की परत होती है। ठीक है, मेंटल क्या है, पृथ्वी के अंदर की परत होती है, जो क्या होता है, नीचे से कोर। नीचे से क्या है, नीचे क्या है, कोर है। नीचे से कोर, ऊपर से क्रस्ट। ऊपर वाली परत क्या होती है, क्रस्ट होती है। नीचे वाली क्या है, कोर। क्रस्ट और कोर से घिरी होती है, समझे ना। मेंटल क्या है, पृथ्वी के अंदर की परत होती है, जो क्या होती है, नीचे से कोर और ऊपर से किससे घिरी रहती है, क्रस्ट से घिरी होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंटल का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, बता भी चुका हूँ। ठीक है, आपका जैसे ये होता है आपका क्रस्ट, ठीक है, मेंटल, और ये होता है कोर। नीचे वाली थर्ड लेयर क्या होती है, कोर। और आप लोगों को बताया था ये सियाल बोली जाती है, शियाल, और ये बोली जाती है शीमा, और ये बोला जाती है निफे। ठीक है, इसको क्या बोला है, निफे बोला जाता है। तो आप लोग देखो आंसर क्या लगेगा, मेंटल का निर्माण क्या होता है, ठोस सैलों द्वारा होता है। मेंटल का निर्माण किससे होता है, ठोस सैलों द्वारा। एक तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। अब देखो, मेंटल को क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेंटल का निर्माण, मेंटल का निर्माण, निर्माण, तो सीमा का मतलब क्या हो जाएगा, सिलिका, सिलिका तथा मैग्नीशियम से होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं वो ही लिखो। ठीक है, मेंटल का निर्माण किससे होता है, सिलिका तथा मैग्नीशियम से होता है। तो सीमा का मतलब क्या हो जाएगा, सिलिका मैग्नीशियम, सियाल का मतलब सिलिका एल्युमिनियम, और निफे का मतलब निकल फेरस हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखें, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। अभी आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जो कि कह रहे हैं निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। जो किससे बनती है, निकिल और लोहे खनिज तत्वों से बनती है। कह रहे कि इस परत को 2 भागों में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ठीक है, में बांटा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो इस टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है, 1 2 3 लेयर हो जाती हैं। ऊपर वाली जैसे क्रस्ट, और ये बोली जाएगी मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो इसको 2 भागों में, ठीक है, 2 भागों में बांट देते हैं। ऊपर वाली को बोला जाता है बाह्य कोर, क्या बोला जाएगा, बाह्य कोर, और नीचे वाली को बोला जाता है आंतरिक कोर। ठीक है, आंतरिक
कोर बोला जाता है। ऊपर वाली को बाह्य कोर, नीचे वाली क्या बोला जाता है, आंतरिक कोर बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो इसमें आप लोगों को बताया था जो कोर होती है वो किससे होती है, निकेल निफे होता है। ठीक है, सियाल सीमा निफे होता है। निफे का मतलब क्या होता है, निकेल फेरस। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, निकेल फेरस का मतलब हो जाता है लोहे। ठीक है, तो जो कह रहे हैं ना, जो किससे बनती है, जो कि निकेल और फेरस खनिज तत्वों से निर्मित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और इसी तरह एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कोर को दो भागों में बांटा गया, इसी तरह आपका मेंटल को भी बांटा जाएगा। ठीक है, बाह्य मेंटल जैसे यहाँ पे बोल दिया जाएगा, ठीक है, बाह्य मेंटल, और इसको बोलेंगे आंतरिक मेंटल। क्या, आंतरिक मेंटल। ठीक है, क्रस्ट को क्या बोला जाएगा, ये अपर क्रस्ट या बाह्य क्रस्ट, कुछ भी समझो इसको। देखो अपर क्रस्ट बोलते हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। ठीक है, आप लोग ध्यान, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, इसी तरह अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर क्रोड या अपर कोर या लोअर कोर। ठीक है, या आपका जैसे बाह्य आंतरिक लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना है, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में पाए जाने वाले पदार्थों को सेल या चट्टान कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत हो गई या भूपटल के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो सेल या चट्टान कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताया था सेल कितने टाइप से होते हैं या चट्टान कितने टाइप से, 3 टाइप से, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चट्टानों के कितने भेद हैं, कह रहे कि चट्टानों के 3 भेद हैं, कह रहे जो निम्नलिखित हैं, कह रहे आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। ठीक है, 3 भेद होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र दिवस किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि 24 घंटे 50 मिनट का वह समय, कह रहे कि जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित पुनः बिंदु, कह रहे एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उसी बिंदु पर पहुंचता है, तो कह रहे चंद्र दिवस कहलाता है। जैसे यहाँ से आप लोग समझ लो, जैसे ये आपका है चंद्रमा। ठीक है, क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, ये आपका चंद्रमा है। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि चंद्रमा और इधर कहीं जैसे पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर, ठीक है, घूम रही है। तो जैसे चंद्रमा पर मैंने ये पॉइंट लगाया, जैसे यहाँ पे चंद्रमा होगा, पृथ्वी होगा, जैसे चंद्रमा पे यहाँ पॉइंट लगाया, इसी के सामने पृथ्वी पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, ऐसे करके दोनों एक सीध पर हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक सीध पर हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी। अब घूम के ये पृथ्वी जब घूम के ठीक ये वाला पॉइंट जो है ना, घूम के ठीक इसी पॉइंट के सामने आ जाएगा, तो इसी को बोला जाता है चंद्र दिवस। ठीक है, जैसे चंद्रमा पर कोई बिंदु और पृथ्वी पर कोई बिंदु एक सीध में है। ठीक है, पृथ्वी क्या होगी, 24 घंटे में घूम कर उसी के सामने जब आ जाएगा वो पॉइंट, तो इसी को बोला जाता है चंद्र दिवस। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, और ये होता है 24 घंटे 50 मिनट का वह समय, कह रहे कि जिस दौरान, कह रहे चंद्रमा के सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु, कह रहे पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुँचता है। ठीक है ना, क्या होता है कि घूमकर पुनः घूमकर, ठीक है, चंद्रमा के उसी पॉइंट के नीचे पहुँच जाता है, तो इसको बोला जाता है चंद्र दिवस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा किस से प्रकाशित होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखो चंद्रमा और जो भी तारे वगैरह होते हैं ये स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि सूर्य से रोशनी लेते हैं, उससे क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। आप लोग ध्यान रखें, तो यहाँ पे चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होते। देखो चंद्रमा और जो तारे वगैरह होते हैं इनका कोई प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो ये सूर्य से प्रकाश लेते हैं। ठीक है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी क्या है, तो आपका आंसर देखो पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी सौर मंडल का क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो या अंग है, कोई दोनों एक ही बात है, चाहो तो ऐसे लिख लो, पृथ्वी सौर मंडल का अंग है या पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरोजी क्या है। आप लोग देखते हैं जब
चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, पेरोजी बोलते हैं। जैसे मान चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है पृथ्वी, और क्या कर रहा है चंद्रमा, जैसे इसका चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके आपका चक्कर लगा रहा है इस टाइप से। तो देखो सबसे नज़दीक चंद्रमा कहाँ पर रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे नज़दीक है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा पेरोजी, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरोजी बोले, ठीक है। देखो कह रहे हैं ना चंद्रमा और पृथ्वी के, जो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, पृथ्वी के जब चंद्रमा सबसे नज़दीक होता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, पेरोजी बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दिया गया है, क्लियर नहीं, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, पेरोजी कहते हैं। तो आप लोग देखो इस चित्र में चाहो तो यहाँ पे समझ लो, इस स्थिति को बोला जाएगा पेरोजी, ठीक है। सबसे कम दूरी होती है, जहाँ पे सबसे अधिक नज़दीक होगा तो वही बोली जाएगी पेरोजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये सब लोगों को पता होगा। कह रहे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है, और आप लोग देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, ठीक है, उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है, याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा होता है, चंद्रमा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रहण किसे कहते हैं। बहुत ही देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आंसर होने वाले हैं इस, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं ग्रहण किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि जब कोई ग्रह किसी दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है, ठीक है, जैसे मान चलो यहाँ पे जैसे आपका जैसे सूर्य बना हुआ है और यहाँ पर जैसे आपका पृथ्वी आ जाए, बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, ठीक है। अब पृथ्वी आ जाएगा तो इसके पीछे क्या होगा, चंद्रमा होगा, तो अब सूर्य की किरणें क्या होंगी, चंद्रमा पर नहीं पहुँचेंगी, क्लियर, सूर्य की किरणें क्या होंगी, चंद्रमा तक नहीं पहुंचेंगी। तो वही कह रहे हैं कि जब कोई ग्रह किसी दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है, जैसे ये ग्रह दूसरे खगोलीय पिंड की छाया में आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ग्रह, ठीक है, ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलेंगे, इसको चंद्र ग्रहण बोलेंगे, चंद्र ग्रहण बोलेंगे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चंद्र ग्रहण हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्र ग्रहण कब होता है, तो आप लोग देखते हैं जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। जब जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य व चंद्रमा के बीच में, ठीक है, सूर्य व चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो इसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है, तो आप लोग ध्यान रखना है, अभी बताया था कि चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा कब होती है, पूर्णिमा को होती है या पूर्णिमा तिथि को होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है, अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक, जैविक। देखो भौतिक क्या होता है कि बाहरी बलों से, ठीक है, चट्टानों का टूटना, ठीक है, बाहरी बलों से क्या होता है, चट्टानों का टूटना। अब रासायनिक क्या होता है कि आणविक संरचना में परिवर्तन, ठीक है, आणविक संरचना में परिवर्तन, ठीक है, आणविक संरचना में परिवर्तन, ठीक है। क्या होता है कि उसका केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें चट्टानों में टूट फीट आने लगती है, ठीक है। तो अब देखो जैविक का मतलब क्या होता है कि जीवों द्वारा चट्टानों का टूटना, ठीक है, जीवित जीवों द्वारा चट्टानों का टूटना, ठीक है, जीवित जीवों द्वारा चट्टानों का टूटना क्या बोला जाता है, जैविक,
ठीक है, अपक्षय बोला जाता है। और मतलब बाहरी बलों के कारण क्या होता है, जैसे कोई बाहरी बल लगाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, चट्टान टूट जाती है, इसको भौतिक अपक्षय बोला है। रासायनिक मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आणविक संरचना में जैसे कोई परिवर्तन होता है चट्टान के अंदर, तो वो भी चट्टान क्या होती है, टूटने लगती है। तो ये हो गया रासायनिक अपक्षय। जैविक का मतलब क्या होता है, जीवित जैसे जीव जंतुओं के द्वारा क्या होता है, चट्टानों को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो ये होता है जैविक अपक्षय होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमानी किसे कहते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं पृथ्वी की सतह पर कह रहे हैं बड़े बड़े हिमखंडों को हिमानी या हिमनद कहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े हिमखंड मतलब आप लोग समझ लो बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं ना, ठीक, ऊंची ऊंची बर्फ़ें लगी होती हैं, उन्हीं को हिमानी या हिमनद बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिमोड किसे कहते हो, तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर कह रहे कि उसका जो चूड़ है पर्वत के नीचे भागों में जमा कर देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं। जैसे क्या होता है, घर्षण की वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं वो पर्वत के नीचे जमा हो जाते हैं इकट्ठे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, हिमोड बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक संरचना के आधार पर कह रहे हैं आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग देख रहे हैं आग्नेय चट्टानें जो होती है ना आपकी दो टाइप्स होती है, एक तो आपकी अम्लीय, ठीक है, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, अम्लीय आग्नेय चट्टान का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी सिलिका की मात्रा, ठीक है, सिलिका की मात्रा 65% से अधिक हो। ठीक है, जहाँ पे सिलिका की मात्रा कितनी हो, 65% से अधिक हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका अम्लीय चट्टान बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके उदाहरण देख लीजिए, एक तो होता है रायोलाइट और होता है ग्रेनाइट। ठीक है, ये दो उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट, रायोलाइट। अब हम लोग देखते हैं क्षारीय आग्नेय चट्टान। ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि सिलिका की मात्रा, ठीक है, सिलिका की मात्रा 45 से 52% होती है। ठीक है, सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 45 से 52% होती है, तो इसको बोला जाता है क्षारीय चट्टान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षारीय चट्टान बोला जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे, इसका उदाहरण एक तो हो जाएगा गैब्रो और हो जाएगा बेसाल्ट, गैब्रो और बेसाल्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो आप ध्यान रखना है अपसादी चट्टान वे चट्टानें हैं कह रहे कि जो विखंडित ठोस पदार्थों से बनी हो। कह रहे जो किससे बनी हो, विखंडित ठोस पदार्थों से बनी हो। कह रहे कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हों। कह रहे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हों। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।